सब अचंभित रह गए। तो ये अचंभित होने के जो पीछे वजह है, आप भी अचंभित रहे होंगे मुझे लगता है। इस रिजल्ट को लेकर तो मैं अचंभित नहीं हूँ। तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होंगे आपको लगता है? ये तो भाई कल का तो कोई भरोसा नहीं, लेकिन अभी तो यही लग रहा है कि वही मुख्यमंत्री होंगे। वोट चोरी यात्रा 20 दिन तक चलाई, तेजस्वी भी उसका हिस्सा रहे, लेकिन सबसे खराब प्रदर्शन रहा पिछले 20 सालों में अगर देखा जाए। कांग्रेस का लंबे टाइम से कहीं भी स्टेटों में संगठन पे कोई काम है। जनसुराज भी थर्ड फ्रंट बन के आया था बिहारी पॉलिटिक्स में। जिस तरह का मैंडेट उनको मिलना चाहिए था, जिस तरह का सपोर्ट मिलना चाहिए था जनता से वोटर्स के वोट के रूप में, वैसा नहीं मिला। इसको आप ऐसे समझिए कि भारत में क्या होता है कि लोग जब इलेक्शन होता है, भारत में लोग ये पहले डिसाइड नहीं करके किसको जिताना है, पहले ये डिसाइड करते हैं किसको हराना है। तो ऐसी क्या वजह थी कि एनडीए पे लोगों ने भरोसा ज़्यादा किया, महागठबंधन पे नहीं किया? पूरा इलेक्शन नीतीश कुमार का इलेक्शन है और ये नीतीश कुमार के भरोसे का इलेक्शन है, विश्वास का इलेक्शन है। विपक्ष को जो काम करना चाहिए, जितना काम करना चाहिए उतना पॉलिटिकल वो नहीं करती। नमस्कार, डायलॉग्स अनप्लग्ड में आपका स्वागत है। मेरा नाम रनी है। आज के इस कार्यक्रम में मैं आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ आज के मेहमान हैं सुनील जी, जो द कैरवान में जर्नलिस्ट है और पिछले 5-6 इलेक्शन से मैं इनके साथ लगातार संपर्क में हूं। तो इनका जो भी विश्लेषण है, जो भी एनालिसिस है, वो हमेशा सटीक रहा है। तो इस बार हम बातचीत करने के लिए आए हैं बिहार इलेक्शंस के ऊपर की बिहार का जो जितनी भी चीज़ें रहीं बिहार में, महागठबंधन कैसे हार गया और एनडीए कैसे जीत गया, इन सब विषयों पे हम बात करेंगे। स्वागत है सुनील जी आपका। मेरा पहला सवाल आपसे यही है सुनील जी, इस सब के मन में यही गहमा गहमी है कि ये क्या हो गया। इतने सारे प्रेडिक्शंस थे कि एनडीए जीत रहा है, सब कह रहे थे कि एनडीए जीत जाएगा, इतने भारी बहुमत से जीतेगा, इतना ज़्यादा वोट परसेंटेज उनको मिलेगा और नीतीश जी के साथ इतना लोग वोट करेंगे, इतना सपोर्ट उनको मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं सोचा था। तो हम लोग भी जब ईसीआई की रिजल्ट देख रहे थे पूरा दिन भर, हमको लग रहा था कि खेला अब पलटेगा शायद। शुरुआत से तो रुझान एनडीए की तरफ ही आने शुरू हो गए थे, लेकिन ये लग रहा था कि 9-10 बजे तक आते आते कि चीज़ें शायद बदलेंगी। शुरुआती रुझान हो सकते हैं कि उस तरफ रहे, लेकिन चीज़ें बदलेंगी। जो महागठबंधन है उसकी तरफ भी चीज़ें जाएंगी और जनसुराज जो तीसरा धड़ा था वो भी कुछ 5-7-10 सीटों तक पे कमाल करेगा, लेकिन वैसा कुछ होता नज़र नहीं आया। सब अचंभित रह गए। तो ये अचंभित होने के जो पीछे वजह है, आप भी अचंभित रहे होंगे मुझे लगता है। तो वो अचंभित होने की वजह मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर आप कुछ बता पाएँ कि इसके पीछे क्या वजह रही होगी। इस रिजल्ट को लेकर तो मैं अचंभित नहीं हूँ। मेरे तमाम दोस्त जानते हैं जिन्होंने मुझसे बात की है इलेक्शन के दौरान, तो हमेशा हमने बात की कि ये एक बड़ी विक्ट्री होगी और 200 के आसपास ये लोग जाएंगे, ये था। 200 के आसपास पहले हाँ, से ही? पहले से ही था और ये तब से तय होना शुरू हो गया था जब जो है भारत सरकार ने एक स्पेशल बजट जो है बिहार सरकार को दिया था। लोकसभा में जो समर्थन नीतीश जी ने दिया था उसके बाद फरवरी में जो है इसी फरवरी में जब दिया गया था, तो इसका मतलब ये तय हो गया था कि वो फरवरी में उन्होंने इलेक्शन लड़ना शुरू कर दिया था। तो स्पेशल बजट के साथ में इसी चीजें जो है शुरू हो गई थी कि आप देखिए कि जैसे कि जब इलेक्शन से 2 महीने पहले नीतीश जी की क्या क्या घोषणाएं कर रहे हैं, किन के पैसे बढ़ा रहे हैं, किन को पैसे दे रहे हैं, वो सारे के सारे चीजें जब आप पाएंगे, वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, स्कॉलरशिप हो, पत्रकारों की पेंशन हो, उन सब के बढ़ रही थी। सिक्योरिटी गार्ड हो, होम गार्ड हो, शिक्षक मित्र हो, तो वो सारे पैसे उनकी सबकी सैलरियों में बढ़ोतरी हो रही थी। और फिर जीविका दीदी का जो भी था वो बहुत बड़ा मामला था। तो ये बहुत अचंभित करने वाला नहीं था। एक तो ये एक मामला था। दूसरा कि इसलिए भी नहीं था क्योंकि पिछली इलेक्शन में 2020 में उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान ने जो है जो वोट काटने का काम किया था, दोनों ने काफी नुकसान किया था और नीतीश को सबसे ज्यादा नुकसान किया था। नीतीश को तो कम से कम जो है 40 सीटों का लॉस किया था उन्होंने, तब भी उनकी 44 सीटें थी और ओवरऑल एनडीए की 60 सीटों का नुकसान किया था इन दोनों ने। और इसीलिए आप पाएंगे कि जो मगध और शाहबाद का इलाका है उसमें आरजेडी इंडिया ब्लॉक जो है उसमें 48 में 37 सीटें चुनाव यानी साउथ बिहार जो है, हाँ, गया, कैमूर, भगवा, रोहतास, ये जो वाला इलाका है, इसमें आप पाएंगे कि 48 विधानसभाओं में 37 जो है पिछली बार महागठबंधन जीता था, लेकिन इस बार उसकी हालत तो बहुत खस्ता रही है। मतलब सरप्राइज तो आप नहीं कह रहे हैं कि ये कुछ ये जो वर्डिक्ट था इसमें सरप्राइज करने वाला कुछ नहीं था, आप पहले से ही हाँ। समझ के चल रहे थे। आपकी यार दोस्तों में और रिपोर्ट्स हैं उसमें भी आपने बताया था। लेकिन 2010 के बाद ऐसा वर्डिक्ट, नीतीश को इतने भारी संख्या में जो वोट मिली है, वो इस बार मतलब ये उनका आखिरी सहानुभूति वाली वोट थी
या उनका करिश्मा जो बनाया था सुशासन बाबू का वो भी अभी भी बरकरार? देखिए, ये सारा वोट अगर आप पाएँगे तो ये नीतीश के जो पहले टर्म के काम है। जब आप वहाँ पाएँगे कि नीतीश जी जो है पंचायती राज सिस्टम में जो है त्रिस्तरीय पंचायत में जो है रिज़र्वेशन लेके आ रहे हैं। उसमें अति पिछड़ों को वो लेके आ रहे हैं उस पंचायत में, और 20% उन्होंने अति पिछड़ों को उन्होंने दिया। और वो 20% में आप नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में, ग्राम पंचायतों में जो रिज़र्वेशन मिला, पंचायत समितियों में, ब्लॉक प्रमुख में, जिला परिषद में, तो उसके बाद में आप देखिए कि अति पिछड़ों की एक बड़ी लीडरशिप उन्होंने वहाँ पे खड़ी शुरू की, और उसी में महिलाओं को भी तो अति रिज़र्वेशन। पिछड़ा का बहुत महत्व है बिहार की राजनीति में, आप जातिगत सर्वे में अति पिछड़ा का 36% नंबर है। जो पूरा जो एनडीए की तरफ एनडीए चला की गया इस बार। तरफ, मतलब पहले भी वो नीतीश के प्रति उसकी बहुत ही ज़्यादा है। सहानुभूति हमेशा मतलब से रही है। सहानुभूति इसकी देखिए क्या है कि अति पिछड़ा मानता है कि जो है कर्पूरी ठाकुर ने उनको नौकरियों में और एजुकेशन में जो है रिजर्वेशन दिया, लेकिन उनको जो राजनीतिक रिजर्वेशन था वो तो नीतीश ने दिया। और आपको जब एजुकेशन के लिए और इसके लिए आप नौकरी के लिए आपको रिजर्वेशन मिलता है, तो आपको एक लेवल तक की पढ़ाई करनी होती है, तब जाके आपको उसके बाद ही आप किसी भी एग्जाम में जाएंगे ना। लेकिन पॉलिटिकल रिजर्वेशन आपको आज से लागू, आज से ही आपके लिए शुरू हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग मतलब सरपंच नहीं हो पाते थे, मुखिया नहीं हो पाते थे, वार्ड समिति के मेंबर नहीं हो पाते थे, प्रमुख नहीं हो पाते थे। आप एक बड़ा उदाहरण आप ले लीजिए, जैसे कि खेसारी को जिस महिला ने हराया, खेसारी यादव को, वो महिला जो है पहले जिला परिषद की अध्यक्ष है और वो अति पिछड़ी महिला है। रिजर्वेशन से उसको वो सीट मिली थी। बच्ची देवी, जो छोटी देवी, छोटी कुमारी जो है, जो छोटी कुमारी है, वो जो है कानू महिला है। तो वो अति पिछड़ा समाज से आती है। कानू तो ये हलवाई से रिलेटेड एक कास्ट है वहाँ पे, मतलब ईबीसी में आते हैं। ईबीसी को में भी एक वो रिजर्वेशन अगर उसे नहीं मिला तो शायद वो उसके खिलाफ में नहीं लड़ी होती और इतने बड़े स्टार को चुनाव नहीं हरा पाई होती। तो ये बदलाव जो है नीतीश ने 2005 से 10 की गवर्नमेंट में, और इसीलिए देखिएगा 2010 में भी उसी का बहुत बड़ा असर था। जो इतना बड़ा मैंडेट मिला था जो मिला था उसको नीतीश को, वही सेम इस बार वही था। लेकिन आप 2010 के बाद की पॉलिटिक्स भी बदल रही है ना, देश की भी पॉलिटिक्स बदल रही है। 10 के बाद 2013 में जब नरेंद्र मोदी जो है ओवरऑल एक प्रचार समिति के अध्यक्ष होते हैं, और फिर उसके बाद में जो है बीजेपी उनको अपना प्रधानमंत्री का कैंडिडेट चुनती है, और उसी में नीतीश कुमार वहाँ से अलग होते हैं, एनडीए के हिस्से से वो हटते हैं और लोकसभा जाते हैं, और वो 2 ही सीट 2014 में जीत पाते हैं। और वो अपनी सरकार, बाकी की जो सरकार है 13 के बाद जो सरकार है, वो आरजेडी के कोलैबोरेशन में चला रहे हैं, और 15 में उन्होंने आरजेडी के साथ में महागठबंधन किया और दोनों ने बहुत अच्छी विक्ट्री हासिल की, कांग्रेस और इन सब ने मिलकर। लेकिन बहुत लंबा चला नहीं, और इसी में उसमें भी एक बड़ी योजना शराबबंदी की आप लेके आए, जिसमें महिलाओं के प्रति एक अलग बना, एक आइडेंटिटी को आपने उसमें सोचा कि इनको टारगेट किया जाए एज अ वोटर। एक और चीज है यहाँ पे, आप जब वहाँ पाएंगे ना 2015 की जब वो पॉलिटिक्स 14 के बाद की बदल रही है, तो वो ना नीतीश कुमार एक नेशनल पॉलिटिक्स के बारे में भी सोच रहे हैं। अच्छा। अभी क्योंकि उनका मोह अपनी समाजवादी पॉलिटिक्स की तरफ है, वो लोहियावादी जितने भी लोग हैं उनके खेमों को जुटा रहे हैं। ये जो आप शब्दावली यूज कर रहे हैं, लोहियावादी, समाजवादी, मतलब ये भारी भरकम है, मतलब आम लोगों को अगर समझना हो तो इस पे भी थोड़ी सी संक्षेप में बता दीजिए कि क्या लोहिया जी का एक विचार था समाजवाद का कि हम सबके लिए, जहाँ दवाई सस्ती हो, शिक्षा मुफ्ती हो, ये जो कपड़ा, रोजी रोटी और मकान, जो एक कॉन्सेप्ट था हम सबका। तो ये जो विजन है समाजवाद और लोहियावाद का, हाँ, नीतीश जी जो लेके चल रहे हैं, तो ये सब वहीं से निकल के आए हैं। अच्छा, ये तो अभी वो उसी भरोसे पे चुनाव लड़ते हैं या उसको एक तरफ रख दिया? उसी पे, मतलब नीतीश जी तो वहीं पे है, लेकिन वो एक कलाई जिस पार्टी के, उसका आइडिया दूसरा है और इनका आइडिया दूसरा है। तो वहां पे क्या करते हैं कि वहां पे आप देखें कि एक मीटिंग होती है 6 राजनीतिक दलों की, और ये 6 राजनीतिक दलों में से जो है बीजेपी के साथ 4 चले गए थे। तो उनमें एक जनता दल यू है, राष्ट्रीय जनता दल है, राष्ट्रीय लोकदल है, और इंडियन नेशनल लोकदल है, और जनता दल सेकुलर है देवगौड़ा जी का। और ये सब लोग अब अपनी पार्टी को मर्ज करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखिलेश यादव की सरकार थी। मैं ये घटना इसलिए बता रहा हूँ कि जो आज बिहार में हुआ है वो उत्तर प्रदेश में 2017 में वही हो रहा है। अच्छा। और ये 2014 और ये इंसिडेंट्स बहुत महत्वपूर्ण है इस इलेक्शन में। अगर हम इसको थोड़ा पीछे करके देखने की कोशिश करेंगे तो आप ये पाएंगे कि उन 6 दलों की मीटिंगें हुई बहुत सारी, जिसको लीड कर रहे थे नीतीश कुमार, और उन्होंने मानना कि हम समाजवादी पार्टी को अपनी पार्टी मान लेते हैं, और मुलायम सिंह अखिलेश ये सारे लोग मिलके, अच्छा, ये 6 उसमें क्या हो कि जो है इन धड़ों ने कोशिश की, लेकिन वहां पे अखिलेश जी नहीं माने।
इवन मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव साथ में थे। नीतीश जी के हाँ, मतलब इस पूरे कोलिशन के वो चाहते थे कि ये हो जाए और ये एक हो जाए, नेशनल लेवल पार्टी बने। एक तीसरा फ्रंट, मजबूत तीसरा फ्रंट बने, क्योंकि सबकी हालत बुरी हो गई थी। उत्तर प्रदेश में इनकी बुरी हो गई थी, बिहार में उन लोगों की, और कर्नाटक में इनकी, और हरियाणा में जो है वैसी हालत नहीं बची थी इस पॉलिटिक्स चौटाला में। फैमिली भी चौटाला फैमिली भी जो है तो क्या हुआ कि अखिलेश और राम गोपाल जी ने वो होने नहीं दिया, क्योंकि वो ज्यादा बड़े लीडर्स थे, हावी हो जाते पार्टी पे, कई तरह या की अपनी अपनी समाजवादी जो पार्टी की प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो उस समय आप पाएंगे कि उसके बाद में जो है नीतीश जी भी वहां से हटके जो है फिर एनडीए के साथ चले जाते हैं। कि जब किसी को समाजवाद नहीं तो पे रहना थोड़ा ही नहीं है तो फिर सत्ता में रह के जो कुछ कर सकता हूँ वो कर चीजें लेंगे। हुई, लेकिन यूपी की में एक घटना हो जाती है। यूपी में फैमिली में टूट हो जाती है, जैसी फैमिली में टूट हम अब वहां पे आरजेडी में देख रहे आरजेडी में हैं, देख वैसा ही यूपी में हो रहा था। हाँ, वैसा ही यूपी में हो रहा था उस 17 में। और शिवपाल यादव जो है अपनी अलग पार्टी बना के चुनाव लड़ते हैं। इसमें सेम सिचुएशन ये है कि क्योंकि जैसे जो घटना वहां पे ये दल एक करने के नीतीश जी आ रहे हैं, 19 में वो फिर दोबारा आते हैं, और 19 के बाद 20 वगैरह इसके बाद वो दोबारा आते हैं 20 के इलेक्शन के बाद में, और वो इंडिया ब्लॉक को नीतीश कुमार ही बना रहे हैं। 24 के इलेक्शन से पहले 24 से पहले इंडिया ब्लॉक का जो चला था, पूरा चीजें बन गई वो तो बाद में जो आरजेडी की साथ सरकार भी बनाई थी। सरकार बनाई। और उसके बाद जैसे जो 17 में यूपी में हो रहा है, और यूपी की भी विक्ट्री फिर आप देखें, यूपी के नंबर्स ऑफ मार्जिन्स देखें, जो एकदम जो सेम यूपी की अखिलेश यादव फैमिली में हो रहा है, वही सेम जाके 2025 में जो है आरजेडी तेजस्वी फैमिली में हो रहा है। आप उसी तरह भाई अलग हो रहा है, उसी तरह चीजें टूट रही है, बहन भी अलग हो गई रही है। कल ही। और 15 में जो नीतीश जी एक मर्ज करने का था, वो फिर इंडिया ब्लॉक के संयोजक का सवाल आ गया था कि वो, और जब वो नहीं बना वो फिर वापस लौट गए वहां पे, कन्वेनर जो है बनना था नहीं उनको। हुआ। तो वो फिर जो है 24 का इलेक्शन वो हुआ, और जब उनके नंबर आ गए तो लोग मौलिक तौर पे ये कहने लगे कि नीतीश को इधर आ जाना चाहिए, मतलब इस तरह की बातचीत होने लगी। और इस तरह की जैसे कि ये जो कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहे थे, बहुत तरह के कन्फ्यूजन, तो ये आपके वोटर को भी कन्फ्यूज करने का सवाल पैदा हो रहा था। 24 की लोकसभा इलेक्शंस में 14 से और लेके जो 19 के बीच में हो रहा है, जिसमें कि वो जो सारे सामाजिक जो है समाजवादी धड़े, सारे जनता दल के धड़े एक होना चाहते हैं, वो नहीं हो पाते, और फिर वही घटना आपको उधर मिलेगी, और फिर परिवार वहाँ पे, यहाँ पे यूपी में वो परिवार टूट जाता है, और आप 25 में पाएंगे तो तो ये करने के लिए इनको भेजा जा रहा है या इंटेंशनली कर रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है? कई बार देखिए क्या है कि वो जो है ना व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं उसमें ज्यादा है, या राजनीतिक नासमझी भी ज्यादा है। एनडीए गठबंधन भी और महागठबंधन भी दोनों ही चाहते थे कि हमारी सरकार बने, हमको मैंडेट मिले, और दोनों ने ही प्रयास किए होंगे, अपने अपने वायदे किए, गारंटी दी। तेजस्वी ने कहा कि मैं सबको हर घर में एक रोजगार दूंगा, इधर एनडीए भी अपनी कि भाई मैं इतनी यूनिट बिजली फ्री दूंगा, इतने में सिलेंडर दूंगा, सबने कहा। तो दोनों में बहुत ज्यादा अंतर तो मुझे नहीं दिखाई देता, या आपको कुछ लग रहा हो तो वो बताइएगा। तो ऐसी क्या वजह थी कि एनडीए पे लोगों ने भरोसा ज्यादा किया, महागठबंधन पे नहीं किया? देखिए मैं बताऊं, जैसे कि एक चीज हमें देखनी चाहिए कि पूरा इलेक्शन नीतीश कुमार का इलेक्शन है, और ये नीतीश कुमार के भरोसे का इलेक्शन है, विश्वास का इलेक्शन है, क्योंकि नीतीश कुमार ने अपनी एक क्रेडिबिलिटी बना के रखी हुई है। अच्छा, जो सुशासन जो बाबू की, सुशासन बाबू की, या महिलाओं को जो लेके, या इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने खड़ा किया है अति पिछड़ों को लेके, वो पूरी पूरी जो है वो बनी हुई है वहां पे, अभी तक बनी हुई है, इसीलिए वो वोट गया नहीं। और आदमी नहीं कहता, जैसे कि क्या होता है कि आदमी कहता है नया 9 दिन पुराना 100 दिन, तो वो है मतलब उनके प्रति कि नहीं, एक तो कई सारी चीजें हैं, जैसे नीतीश जी के ऊपर कोई करप्शन का मामला नहीं है, कोई परिवार का मामला उनके ऊपर नहीं है कि मतलब जो है कि भाई परिवार को बढ़ावा नहीं दिया परिवार- कि उनका लड़का पॉलिटिक्स में आ गया हो। वो नहीं हुआ, तो उस तरह के वो भी नहीं थे। दूसरा, क्योंकि वो एक ऐसी स्टेट को लेके आगे बढ़ रहे हैं कि जिस स्टेट की हालत बहुत अच्छी थी नहीं जब उनको मिला था, तो धीरे धीरे अभी भी नहीं है, अभी भी सबसे पिछड़ों में ही है। हाँ, लेकिन पहले से बेहतर हुआ है, बहुत बेहतर हो रहा है, आगे जा रहा है। तो वो चीजें तो नीतीश जी के साथ में उस क्रेडिबिलिटी ने उनके साथ बहुत काम किया है, और खासकर ये कि जो अति पिछड़ों को जो चीजें मिली हैं, अति पिछड़े उससे पहले जॉब में कितने आ रहे थे या कितने पंचायत में आ रहे थे, तो वो बनी हुई जो क्रेडिबिलिटी थी उसने, तो यानी जो यादव सेंट्रलाइज पॉलिटिक्स थी और फॉरवर्ड पॉलिटिक्स थी, उसी में चल रहा था सब। ईबीसी जो है नीतीश जी की वजह से सेंटर की पॉलिटिक्स में। वही बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, ये जो फूट हुई यादव परिवार में, इसका कुछ प्रभाव पड़ा अभी के? बहुत ज़्यादा, मतलब कई बार क्या होता है कि जब आप इलेक्शन बना रहे होते हैं, तो आप छोटी छोटी घटनाएं जब आपके फेवर में होती है तो आपको वो यूनिटी बढ़ा देती है, और जब आपकी छोटी छोटी आपके फेवर में कुछ नहीं होता, छोटी छोटी घटनाएं आपकी यूनिटी को तोड़ती है। और इलेक्शन में हमेशा क्या होता है कि जो है
कि वोट नंबर से नहीं टूटता, वो गुणात्मक टूटता है। वो 2 नहीं टूटेगा, वो 4 की जगह 4 टूटेगा तो 16 टूटेगा कि 64 टूट जाएगा, वो बहुत गुणात्मक जाता है। आप उसे फिर वो नंबर नहीं रोक पाएँगे कि आप 10 ही वोट तो आपका जा रहा है या 20 ही जा रहा है। वहाँ 10 की जगह 200 भी हो सकता है। तो इसीलिए जीत भी जब होती है, ये बड़े मार्जिन की होती है, जब होती है इसी तरह चीज़ें बढ़ती है। जनसुराज भी थर्ड फ्रंट बन के आया था बिहार की पॉलिटिक्स में, और 3 साल का एकदम अग्रेसिव रिग्रेसिव हर तरह से उन्होंने शाम दाम दंड भेद सब तरह का इतनी मेहनत की कि मतलब मैं भी उसका हिस्सा रहा कुछ दिन के लिए। तो ऐसा क्या रहा कि इतनी मेहनत करने के बाद भी, रिसोर्सेज का इतना ज़्यादा यूज़ करने के बाद भी, जिस तरह का मैंडेट उनको मिलना चाहिए था, जिस तरह का सपोर्ट मिलना चाहिए था जनता से वोटर्स के वोट के रूप में, वैसा नहीं मिला? उसके पीछे क्या लगता है कि क्या रहा कि वो समझ नहीं पाए, वो कास्ट पॉलिटिक्स में उलझ के रह गए, या उनको लग रहा था कि मैं जो इश्यूज़ लेके आ रहा हूँ उस पे जनता रिलाई करेगी और मुझ पे विश्वास दिखाएगी। मतलब 3 साढ़े 3% के करीब वोट उनको मिला है, और बहुत ही कम है, 2-2 3-3 हज़ार वोट तो मतलब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स तो कहीं 200 उनसे से ज़्यादा ज़्यादा मिल जाए। कैंडिडेट को उनको जमानत जब्त हो गई है। वही एक आधी कैंडिडेट है जिनको 10,000 से जैसे वोट ज़्यादा मिला है। तो इसके पीछे क्या वजह आपको लगती देखिए, इसमें एक सिंपल सा मामला है। एक अफ़र्मेटिव पॉलिटिक्स एक सिद्धांत होता है। इसको आप ऐसे है? समझिए। बताइए इसके बारे में क्या? एक इसको आप ऐसे समझिए कि भारत में क्या होता है कि लोग जब इलेक्शन होता है, भारत में लोग ये पहले डिसाइड नहीं करके किसको जिताना है, पहले ये डिसाइड करते हैं किसको हराना है। पहले वो ये डिसाइड मन बना लेते हैं कि हमें इसको तो हराना है। अच्छा। अब इसको किसको जिताएँगे ये बाद में हम चुनेंगे। लेकिन आप वीडियोज़ में, सोशल मीडिया पे तो इतनी भारी भरकम नहीं, मैं वही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप ये पाएँगे तो अफ़र्मेटिव पॉलिटिक्स क्या होती है, कि जैसे क्या होता है कि कई राजनीतिक दल एक साथ लड़ रहे होते हैं। लेकिन जैसे ये क्या होते हैं कि ये जो जितनी चीज़ें पैदा कर रहे हैं, जितने मुद्दे पैदा कर रहे हैं, लेकिन ये जीत की तरफ अग्रसर नहीं हो रहे हैं। और हमने मान लिया है कि हमें ये अच्छे तो लग रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये जीत नहीं सकते क्योंकि हमें उसको हराना है। अच्छा। कि यहाँ पे ये समझिए, इस थ्योरी को ऐसे समझिए कि ये कई बार जो भी अफ़र्मेटिव थ्योरी में क्या होता है कि जो दूसरे भी दल होते हैं वो जीतने वाले दल के सहायक हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया है। कि सत्ता के साथ रहने में फ़ायदा। ना, आप तो इसकी थ्योरी का सिद्धांत समझिए, वो ये है, इस इसका सिद्धांत कि जैसे ये जितने मुद्दे ड्राइव करते हैं जनता के बीच में, इन्होंने जितना उस तीसरे दल के लिए जिसको जनता को हराना है, उसके खिलाफ में इन्होंने भी उनकी मदद की है। आपको बात पहुँचाने में मैं आपको बताऊँ कि हम 2 लोग चुनाव लड़ रहे हैं और एक तीसरा भी आदमी है जो चुनाव लड़ रहा है और आप मुझे हराना है उनको। तो क्या है कि आप टक्कर में हैं। ये आदमी भी है लेकिन ये इतना नहीं पाएगा कि जो मुझे हरा दे। मेरे पास जितना वोट है, ये उतना वोट नहीं पाएगा कि मैं हार जाऊँ। तो आपको करने के लिए जो इसके मुद्दे होंगे मेरे खिलाफ में, ये जो बात कर रहा होगा, वो सारे मुद्दे आपके हक में चले जाएँगे। आप समझ रहे इस बात को कि जो है कई बार क्या होता है कि वो जो मुद्दे वो बता रहा है, वो बिजली, पानी जो भी जितनी समस्याएँ गिना रहा है, स्कूल की जो समस्याएँ आ रही है या बिहार के पलायन की जो समस्या आ रही है, ये मुद्दे उसी कई तरह से उन चीज़ों में जो है ड्राइव कर देते हैं। इसको इसको बोलते हैं स्वीकृतीय फ़ोर्स, मतलब एक ही तरह का फ़ोर्स, एक ही ड्राइव में 2 लोग लगाने लगते हैं। लेकिन वो जो है जीत में उसकी तरफ दूसरे की तरफ कन्वर्ट हो जाता है। तो अल्टीमेटली जैसे आप पाएँगे कि जो वहाँ पे आरजेडी के खिलाफ में या आरजेडी के फ़ेवर में जो जंगल राज की जो छवि रही है, जो राबड़ी जी और लालू जी के टाइम की जो छवि रही है, वो लोगों की स्मृतियों से अभी मिटी नहीं है। हो ज मतलब वो तो पुराना दौर था, अभी 20 साल हो गए हैं उस दौर को। तो नए वाले लोगों को तो पता नहीं है, जिनकी उम्र 20 से ऊपर होगी, तो उनको कैसे वो यादें, उनसे वो कनेक्ट करते होंगे उस नहीं, याद नहीं, से? जैसे कि इसका सिंपल सा होता है कि क्या होता है कि मैं बताऊँ आपको, जब मैं स्टोरिया कर रहा था, मैं गाँव समितियों के लोगों से बात कर रहा था, तो मैं देख रहा था कि एक गाँव में 12 एक पोस्ट होती है जो है, जिसमें जो है आपका जो है शिक्षक सेवक होता है, टोला मित्र होता है, जो है स्वच्छग्रही होता है, मरकज़ी तालीमी मरकज़ होता है, उसमें एक होती है ग्राम जो है कचहरी सेक्रेटरी। हुँ। तो ये जो एक पोस्ट थी, मैं जब इस बंदे से बात कर रहा था, तो इसके पास में एक अथॉरिटी थी कि ये जो 10,000 तक के दीवानी के और फौजदारी के मुकदमों की सुनवाई ये करेगा। अच्छा, उनके सर फैसले भी देगा। हाँ, मतलब फैसले देगा ये सरपंच और समिति के साथ में, जो गाँव की समिति है, सरपंच के साथ मिलके, और इसका बाकायदा एक ऑफ़िस होता है गाँव में। तो ये वहाँ पे, और आप इसको ऑनलाइन भी कर सकते हैं, आप इसको जाके मिल के बता के भी कर सकते हैं।
तो इसमें सबसे ज़्यादा केसेज वो मुझे बताता है कि किस बात के थे, कि सबसे ज़्यादा केसेज इस बात के उन लोगों के पास हैं कि जो है कि भैंस आके खेत चर जाती है। अच्छा, अब भैंस किसकी है? किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो किसी नहीं, नहीं, भैंस ज़्यादातर, क्योंकि भैंस का जो यादवों पशुपालन की है है। वो यादव कर रहा है, हुँ। और खेत जो है वो कोरी के है, वो और जातियों के या हैं। फॉरवर्ड के हैं। तो फॉरवर्ड के खेतों में शायद ना उतनी हिम्मत हो तो दूसरे खेतों में, या आप सब्जी उनकी खराब कराए, तो वो जो है उसके पास में सबसे ज़्यादा केस जो है भैंस के खेत चरने के हैं, उन लोगों के पास में। तो वो बोला कि अब आप समझ जाइए कि लोग वोट क्या कर रहे हैं, तो अपना खेत बचाने के लिए वोट कर रहे हैं। तो ये छोटे-छोटे इंसिडेंट मतलब जो बनते हैं, और वो पूरा पूरा स्टेट की पॉलिटिक्स को अफेक्ट करती है। बहुत छोटी चीज़, जैसे कई बार ये मीडिया में नहीं होती है, ये कई बार मीडिया की नज़र में ये बातें नहीं आती। कई बार क्या होता है ना, वोट जो है कि आपका फिज़िकली वहाँ पे कैसा है, जैसे अभी कुछ महीने पहले की घटना थी। 2 घटनाओं का मैं ज़िक्र करूँगा। एक तो ये कि एक नाई था, जिसने जो यादव है उसके बाल बनाने से मना कर दिया। उसने उसकी दोनों आँखें फोड़ दी। ये खबर काफ़ी वायरल हुई, अभी 2 महीने पहले की। बिहार की घटना है। बिहार की घटना। इस तरह की खबरें उस समय इलेक्शन के टाइम बहुत वायरल होती है, कि दिखाया जाता है कि ये लोग आएँगे तो ये ईबीसी करके, और या आप देखिए जैसे प्रधानमंत्री उन सारे जो यूट्यूब पे गाए गए गानों का ज़िक्र कर रहे हैं, जिनमें वो सारे ज़िक्र हो रहे हैं। एक दूसरा आप लीजिए, जैसे इलेक्शन के मतलब पहले चरण के इलेक्शन से पहले जो दुलार चंद यादव की हत्या हो रही है। उसके बाद में जैसे मोकामा मोकामा में जो हो रहा है, उससे इलेक्शन में बहुत बदलाव आया। कैसे, मतलब इस घटना से एक तो वो भूमिहार वर्सेस यादव हो गई, और वो चलने लगी पूरी की पूरी घटना। दूसरा वो जो है, क्योंकि वो जो प्रचार कर रहे थे दुलारचंद यादव, वो एक धानुक जाति के प्रत्याशी का प्रचार कर रहे जो थे, जनसुराज जो के पार्टी जनसुराज का प्रत्याशी था। जो पीयूष प्रियदर्शी। हाँ, वो उन्होंने कहा कि वो तो भाग गया वहाँ से, तो उसको लेके टारगेट किया, फिर वो अति पिछड़े टारगेट होने लगे कि इनका साथ देंगे तो इनके साथ में तो ये कभी भी भाग जाएँगे। तो वो जो था, आपने 2 बड़े धड़े एकदम से अपनी तरफ से उधर मूव करा दिए, अगर वो थोड़े बहुत आपकी तरफ आ भी जाते। तो ये इस तरह की घटनाएँ जो तत्काल घटनाएँ, तो वो इलेक्शन में रिज़ल्ट में वो तत्काल बहुत ज़्यादा वो देने लगती है, इम्पैक्ट डालती है डायरेक्ट। इम्पैक्ट डालती हैं। अच्छा, कांग्रेस भी एक बहुत बड़ी फोर्स बन के उभरी थी बिहार में। राहुल गांधी ने पूरी वोट चोरी यात्रा 20 दिन तक चलाई। तेजस्वी भी उसका हिस्सा रहे। लेकिन सबसे खराब प्रदर्शन रहा पिछले 20 सालों में अगर देखा जाए तो। और बीजेपी ने तो बहुत खतरनाक उस पे तंज भी किया, सैटायर किया। स्कॉर्पियो का फोटो लगा के बोला कि आम इससे आदमी जो आम उससे आदमी ज़्यादा पार्टी सीट तो इस गाड़ी इस में है, गाड़ी में इतनी सीट कांग्रेस को नहीं कांग्रेस मिली। को नहीं मिली है। तो इसके पीछे क्या आपको लगता है कि चल नहीं पा रहा है कि वोट चोरी का इतना बड़ा कैंपेन उन्होंने चलाया? एक लंबे टाइम तक उनका जो अध्यक्ष वहाँ पे था, पहले तो भूमिहार समाज से था, अभी अखिलेश दलित समाज से वो लेके आए। अखिलेश पर वो भी हार गए, राजेश राम भी हार गए। वो भी हार गए इलेक्शन। तो वो एक तो वो दूसरा कांग्रेस का लंबे टाइम से कहीं भी स्टेटों में संगठन पे कोई काम है नहीं। नॉर्थ में खासकर नॉर्थ में उनका फोकस भी नहीं है। संगठनों पे काम है ही यूपी नहीं, में कुछ उनके नहीं है, कुछ बिहार में संगठन कुछ नहीं आपके है, पास नहीं है। राजस्थान और एमपी में थोड़ा बहुत अब है। आप सोचिए कि इस यात्रा से पहले, वोट अधिकार यात्रा से पहले कन्हैया पलायन, रोजगार और बेरोजगारी को लेके जो है यात्रा निकाल रहा था, वो बीच में रोकनी पड़ी थी। तो उसका कोई बहुत असर जब उनको नहीं लगा, तो वो यात्रा बीच में रोक दी। फिर आपको एकाएक चीज़ों का अंदेशा हुआ कि नहीं, बीजेपी जो है महाराष्ट्र में और हरियाणा में वोट चोरी करके जीतती है, तो आप जो एसआईआर हो रहा है, तो ये एसआईआर के खिलाफ में कंसोलिडेट कर लेंगे आप उस फोर्सेस को, जैसे इन्होंने यूपी में किया था कॉन्स्टिट्यूशन वाला नैरेटिव चला के कि कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देगी बीजेपी। वैसा ये करना चाह रहे थे वहां पे कि इस पे लोग एजिटेट हो जाएंगे, लेकिन मैं मानता हूँ कि बीजेपी जो ये कर रही थी कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशन वाले मूवमेंट में, उससे उनको वोट नहीं मिला था, कॉन्स्टिट्यूशन का वो वोट नहीं था। अच्छा उत्तर प्रदेश में जो वो वोट था, वो जो मतलब फिजिकली जो वॉयलेंस हो रहा था, फिजिकली वॉयलेंस जिन समाजों पे हो रहा था, उन समाजों ने जो है बीजेपी के खिलाफ में वोट किया। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा नैरेटिव नहीं। नहीं, बहुत बड़ा इसलिए नहीं था क्योंकि आप पाएंगे कि देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन का मुद्दा हमेशा कांशीराम साहब ने बहुत पहले से उठाया, और कॉन्स्टिट्यूशन का मुद्दा जो है, बहन जी के समाज के लोग बहन जी को ही वोट किए हैं, और वो वोट 1-1 लाख पाई है हर लोकसभा में, और उतना वोट उनका है, 12% उनको वोट मिला है, उतना वोट उनका है। तो ये मुद्दा बहुत इफेक्टिबल नहीं है, जैसे वो लोग जिस तरह से इसको पेश करने की कोशिश करते हैं, वैसा वो मुद्दा नहीं है। क्योंकि दरअसल क्या होता है कि मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि ऐसे तत्काल की घटनाओं में क्या चीज़ें इम्पैक्टेबल हो रही है, वो बहुत असर कर जाती है इलेक्शन में।
अभी आप उठा लीजिए कि ठीक है, आपने रोक लगा दी कि आप एफआईआर में जातियाँ नहीं लिखेंगे, आप जो है वो नहीं लिखेंगे, तो आप देखिए ना किन लोगों ने किन लोगों की हत्याएँ की है उत्तर प्रदेश में। और उस समय भी ये सारी चीज़ें चल रही थी। उसका एक बड़ा गुस्सा था उन सारी चीज़ों में। अच्छा, चिराग पासवान 19 सीटों पे जीते हैं और 29 सीट उन्होंने उनको दी गई थी गठबंधन में। मतलब बहुत अच्छा उनका मार्जिन निकल के आया है। तो क्या लगता है कि उनका क्या भविष्य होने वाला है? पिछली बार जो टेंट उन्होंने नीतीश जी को दिया था, इस बार वो साथ में लड़े, तो उनको भी विक्ट्री हुई, सत्ता के साथ रहने का मौका मिलेगा। देखिए, उनके पास में उनके समाज का वोट तो कंसोलिडेट है। 4% जो है बहुत पासवान ज़्यादा समाज पास का वोट, उनका वोट है उनके पास। एकदम वो एकदम कहीं नहीं वो जाता है। कहीं नहीं जाता है, वो अभी है उनके और पास फिर में। वो राजपूत को टिकट दे के उसको भी वो तो महुआ में जैसे फिर वो तो उन्होंने पूरा किया। एनडीए का वोट एक साथ में आप जोड़ लेते हैं, मतलब जो है, एनडीए का वोट आपके साथ बन जाता है, तो वो एक बड़ी ताकत तो है। तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होंगे आपको लगता है? और अगले 5 साल तक बने रहेंगे क्योंकि नहीं, स्वास्थ्य वो तो दिक्कतों की स्वास्थ्य, वजह से, अब क्योंकि ये तो 5 कई साल सारी भी, वीडियोज़ आती है जिसमें वो बहुत अलग तरह की स्ट्रेंज हरकतें करते हुए नज़र आते हैं। अब ये तो भाई कल का तो कोई भरोसा नहीं, लेकिन अभी तो यही लग रहा है कि वही मुख्यमंत्री होंगे। तो बीजेपी ऐसा तो नहीं करेगी कि बीच में उनको हटा के किसी अपने आदमी को बैठा दे, सम्राट चौधरी को या सिन्हा जी को? मुझे नहीं लगता बीजेपी, क्योंकि दरअसल देखिए शिंदे और नीतीश कुमार में बहुत अंतर है। इसकी एक बड़ी वजह ये भी है क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि जो वोट नीतीश कुमार का है, उसकी पहली पसंद नीतीश है, दूसरी पसंद जो है भाजपा नहीं है। अच्छा। उस वोट की दूसरी पसंद अगर बनेगी तो फिर आरजेडी बन जाएगी। क्योंकि उनके अंदर में वो बैकवर्ड सेंस भी है। और क्योंकि बीजेपी के पास में जो बड़ा वोटर है, जो बड़ा तबका है, जो उसके संगठन में जिन लोगों को जगह है, वो जो है भूमिहार और ठाकुर है। अच्छा, बीजेपी अगर अकेली लड़ती तो इतना बड़ा मैंडेट मिलता उसको? शायद नहीं मिलता। मतलब क्या वजह रहती? ईबीसी वोट उनको नहीं मिल। वो भी शिफ्ट नीतीश जी के साथ में शिफ्ट हो जाता, उस तरफ शिफ्ट अच्छा, होता। वो जो ये महिलाओं का वोट शिफ्ट हो जाता। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि एसआईआर का कुछ इफ़ेक्ट पड़ा, जो इलेक्शन कमीशन की भूमिका है इलेक्शन कराने में, उससे इम्पैक्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है इस इलेक्शंस पे? लोग क्योंकि जब हार जाते हैं, कोई भी हारता है तो वो कहीं न कहीं ठीकरा फोड़ ही रहा है। जैसे इसमें एक चीज़ जो है कि विपक्ष को जो काम करना चाहिए, जितना काम करना चाहिए उतना पॉलिटिकल वो नहीं करती। जैसे आप तेजस्वी यादव को देखिए, तेजस्वी यादव क्या है कि अब इलेक्शन शुरू होने वाला है। अभी वो क्या कर रहे हैं कि वो बार-बार जो है उकसाने की कोशिश कर रहे हैं चिराग पासवान को। उनका एक लंबा टाइम गया चिराग को उकसाने में कि चिराग, वो उनको था कि चिराग अलग हो जाए, किसी तरह से गठबंधन के साथ में ना जाए, और वो लंबे टाइम तक उसको उकसाते रहे। आप ट्वीट पढ़ेंगे, आप चीज़ें पढ़ेंगे तो वो हो रहा है। फिर उसके बाद में क्या है कि जो है पता लगा कि इन्होंने एक प्रभारी बना दिया कांग्रेस ने अल्लावरू को, और वो फिर अभी वो तेजस्वी से उससे मिल नहीं रहा, तो एक वहाँ पे हल्का-फुल्का खींचातानी चल रही थी कॉन्फ्लिक्ट और शुरू वो शुरू से, जो मतलब ये शुरू से ही शुरू हो गया। फिर थोड़ी हुआ तो आपने जो है वोट अधिकार यात्रा आप लेके आ गए, तो वोट अधिकार यात्रा लेके आए तो आपने 20-25 दिन, जब अब ये बहुत इंपॉर्टेंट समय है, मतलब बहुत महत्वपूर्ण समय है। मोमेंटम थोड़ा बन रहा है। मोमेंटम बन रहा है, लेकिन आपस में तालमेल नहीं बन रहा है। फिर इसमें टाइम चला गया, फिर उसको लगा कि ये सारी वाहवाही तो राहुल गांधी लूट के लेके चला गया, तो फिर उसने सप्ताह भर अपना बिहार बदलो यात्रा शुरू कर दी, तेजस्वी यादव ने। मतलब राहुल गांधी की वजह से 61 सीट मिली हैं या कांग्रेस मजबूत स्थिति में थी? नहीं, कांग्रेस उतनी मजबूत स्थिति में नहीं। तो इतनी सीटों को दावेदारी कैसे? मतलब ये तो आप आखिरी टाइम तक का, जब नॉमिनेशन के आखिरी पहले चरण का आखिरी दिन बचा, तब तक सीटों का बंटवारा हुआ ही कहाँ था। वो तो आप सीटों का बंटवारा होता तो ये फ्रेंडली फाइट में नहीं जाते ना 12 सीटों पे। वो ज़्यादा पे गए, उसमें तो उन्होंने कई के नॉमिनेशंस वापस लिए। तो वो चीज़ नहीं होती ना, वो खींचतान दिख रही है, वो खींचतान तो लास्ट तक दिख रही है। जब मुकेश साहनी अपने भाई का नाम वोटिंग के पहले दिन कहता है कि हम चाहते हैं कि आप आरजेडी के ही कैंडिडेट को वोट कर दीजिए, और उस कैंडिडेट को उसके पहले दिन जो है आरजेडी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। तो ये खींचतान, या फिर चैनपुर में जो है, जो भभुआ में हमें दिख रहा है कि तेजस्वी जो है चुनाव के प्रचार के लास्ट दिन पे जाके अपने प्रत्याशी को माला डाल आते हैं, और उसके जिला अध्यक्ष जो है वीआईपी पार्टी के, वो कहने लगते हैं कि जो है भाई हम जो है आरजेडी को यहाँ हराएंगे। और कई सीटों पे ऐसा भी हुआ कि फ्रेंडली फाइट हुई, कांग्रेस भी लड़ रही है, आरजेडी सीपीआई भी भी लड़ लड़ रही रही है। है, सीपीएम लड़ रही है, राजा और पाकर में जैसे प्रतिमा वीआईपी दास लड़ रही है। कांग्रेस की प्रत्याशी थी, वहीं मोहित पासवान सीपीआई के हाँ, प्रत्याशी थे। जैसे इन्होंने मोमेंटम बढ़ाने की इन्हें थी चीज़ें कर रहे थे, चलो ठीक है, गहलोत जी को आपने भेज दिया, वो जाके जो है वहाँ पे एक अति पिछड़े को जो है उप मुख्यमंत्री का उनको दावेदार लगा था बनाया। कि ईबीसी वो कंसोलिडेट हो पाएगा। लेकिन प्रॉब्लम उसके साथ में ये थी कि जैसे वो आदमी ईबीसी कम्युनिटी से आता है, लेकिन उसका मूवमेंट क्या रहा है? वो तो हमेशा ये रहा है कि ये कर रहा है कि मेरी जाति को आप एससी का रिजर्वेशन दे दीजिए।
वो आज भी अपनी जाति में वोट मांगता है, तो मैं एससी का रिजर्वेशन लेके आऊँगा इसलिए वोट मांगता है। तो ईबीसी उसे अपना मानता ही नहीं ना, पूरा ईबीसी समाज उसे कैसे मान लेगा जिसका मूवमेंट ही एससी में जाने का, और एससी कम्युनिटी इसलिए नहीं मानती क्योंकि आप उनका नंबर बढ़ाना चाहते हो उधर जाके। और यही सेम दिक्कत जो है आईपी गुप्ता के साथ में भी, वो भी उनका भी इंक्लूसिव पार्टी के जो जो अध्यक्ष है उनका भी वही मूवमेंट है कि वो अति पिछड़ा में है और वो जाना चाहते हैं एससी में। तो ये एक लड़ाई बनी रही वहाँ पे, और इंडिया ब्लॉक में झगड़े ज़्यादा रहे, वो आखिरी दिन तक दिख रहे हैं उन सबके कॉन्फ्लिक्ट जो है, और वो सोल्व नहीं किए उन्होंने, जबकि वो किए जा सकते थे जब आप वोट अधिकार यात्रा कर। और ये तो हर जगह नजर आता है, हरियाणा में भी यही किया, महाराष्ट्र में भी यही किया, इससे पार नहीं पा रहे हैं वहाँ का इंडियन अलायंस। हाँ, मतलब इससे वो उभर नहीं पा रहा, और इसकी मुझे कई बार मंशा नहीं है या करने की चाहत नहीं, क्या मतलब आपको क्या लगता है? कई बार ऐसा लगता है कि जैसे आप देखिए जब दिल्ली का इलेक्शन हो रहा है तो आप लोकसभा में तो आम आदमी पार्टी के साथ चले गए, और वो भी उस समय भी ये फ्रेंडली फाइटें चल रही थी कि पंजाब में आप उसके खिलाफ लड़ रहे थे, केरला में आप जो है सीपीएम के खिलाफ लड़ रहे थे, सीपीआई के खिलाफ। तो ये कि वहाँ पे आप बंगाल में भी फ्रेंडली फाइट चल रही थी, और जहाँ फ्रेंडली फाइट नहीं थी जिन स्टेटों में वहाँ आप गठबंधन में थे। तो यही हमने लोकसभा में भी देखा, उसके बाद भी जनता ने आपको बहुत अच्छे नंबर्स दिए थे। और वर्किंग आप वैसे नहीं करते जैसे कि बीजेपी कर रही होती है। जब बीजेपी वर्किंग शुरू करती है तो उसने बहुत सारी यात्राएं शुरू की है। आप देखिए जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी शांत थी, लेकिन इस इलेक्शन में बहुत बहुत नहीं अंतर नहीं खाने नहीं, चीजें आप हुई। इलेक्शन वो 2-3 महीने पहले लड़ चुकी थी, जब आप वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे थे। बीजेपी को बहुत सारी चीजें पता थी कि इस यात्रा में अखिलेश यादव आएंगे, और जब अखिलेश यादव जिस दिन इस यात्रा में आए उसी दिन जो है राजीव प्रताप रूडी ने राणा सांगा यात्रा शुरू की थी ठाकुरों के बीच में। लेकिन उसका कहीं बहुत जिक्र नहीं होता है। लेकिन उस समाज को तो पता है ना कि उसके लिए निकल रही है। राजीव प्रताप रूडी हमेशा जो है वीर कुंवर सिंह यात्रा निकालते रहे थे, इस बार ही राणा सांगा क्यों निकाले? इसलिए क्योंकि जो लालजी सुमन से जो कॉन्फ्लिक्ट एक ठाकुरों में और यहाँ पे बन रहा है, उसको वो राणा सांगा में अपने आइकॉन के प्रति जो होता है, बार बार पीके जब जो है सम्राट चौधरी को टारगेट करता है, इससे कुशवा कंसोलिडेट हो रहा है, और उसने वोट दिया है उसको, एनडीए को, और वो ओबीसी का दूसरा बड़ा नंबर है 6%। हाँ। तो ये और क्योंकि वो टारगेट कई बार जब चीज़ें होने लगती है तो उन्हें अपने, और वो उन्हें ये भी रखता है कि भाई जब वो कुशवा बात करते हैं त्रिवेणी संघ के कि भाई कुर्मी हो गया, यादव हो गया त्रिवेणी संघ का, अब कुशवा क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनेगा? सही बात। तो शुक्रिया सुनील जी आपका बहुत बहुत, और इतनी गहन जानकारी आपने बिहार इलेक्शंस पे दी, हम सच में नहीं जानते थे। और आगे भी हम इलेक्शंस का एनालिसिस करते रहेंगे। आपके जो सवाल है बिहार इलेक्शंस पे वो आप हमें भेजिएगा, कमेंट्स करिएगा, उन सब पे भी हम एक पॉडकास्ट बनाने का प्रयास करेंगे।